हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज के 18 मार्च 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रंट पेज पे न्यूज़ देखेंगे हम ये वाली, पीस विद पाकिस्तान विल गिव इंडिया एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। इमरान खान ने ये बात कही है कि पाकिस्तान के साथ में अगर इंडिया पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को इंश्योर कर सकता है, अपने रिलेशनशिप को पीसफुल बना सकता है, तो उसका इंडिया को फ़ायदा ये होगा कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में अगर एंगेजमेंट इंडिया करना चाहे तो पाकिस्तान की टेरिटरी से होते हुए कर सकता है। ठीक है, तो इस आर्टिकल को देखेंगे। अभी क्या है, सीज फायर एग्रीमेंट जो कि 2003 में हुआ था, उसको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्वेंस में लाने की बात हुई है फरवरी 25 के लगभग। ठीक है, फरवरी में ये चीज़ फाइनलाइज हो गई थी, तो उसी को कहीं ना कहीं कंटिन्यू करने की बात की जा रही है कि बोला और भी ज़्यादा स्कोप है जिस पे काम किया जा सकता है। राइट, तो एक आर्टिकल ये डिस्कस करेंगे, ये आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। ये वाली न्यूज़ जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 70 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं इंडिया में जहां पर 150% कोविड केसेस में इंक्रीमेंट देखा गया, इंक्रीज देखा गया है। तो हमारे पीएम ने कल जो सीएम्स हैं उनके साथ में जो मीटिंग थी, चीफ मिनिस्टर्स के साथ में मीटिंग थी, तो उसमें कहा बोला क्विक और डिसाइसिव स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र में लगभग 23,000 नए केसेस ऐड हो गए हैं जब से ये दूसरी जो वेव आई है उससे, और दिल्ली में जॉबलेसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कोविड के चलते। ठीक है, ये सारा एकदम मतलब करंट डेटा है, बिल्कुल भी काम का नहीं है। मुद्दा आपको भी पता है कि सेकंड पीक फिर से आने के चांसेस लग रहे हैं, कि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर मोर और लेस आप देखोगे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन भी अप्लाई करना शुरू कर दिया है वहाँ की सरकारों ने। ठीक है, डिस्कशन नहीं करेंगे इस आर्टिकल का, आगे देखते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे, बिहार जो है वो पहला स्टेट बन गया है इंडिया में जिसने एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी स्टैब्लिश कर दी। एथेनॉल अल्कोहल का ही एक वेरिएंट जिसका यूज़ किया जाएगा एक तरीके से जो फ्यूल है उस फ्यूल के साथ में ब्लेंडिंग में। इससे क्या होगा कि हम जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं उस पर रिलायंस हमारी रिड्यूस हो जाएगी। तो उस चीज़ के लिए बिहार ने पहला स्टेट बन गया है जो कि एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी बनाने वाला स्टेट है इंडिया का। देखेंगे इस न्यूज़ को देखेंगे, आगे चलते हैं। आगे न्यूज़ तो है कि एयरफोर्स का MiG-21 बाइसन क्रैश कर गया और उसमें जो एयरफोर्स के कैप्टन हैं एक, उनकी डेथ हो गई। तो बेसिकली इस बाइसन MiG-21 के बारे में हमें थोड़ा जानना है, तो मैं यहीं पे आपको बताता हूँ। इसका ओरिजिन देखो सोवियत एरा का है, यूएसएसआर जब हुआ करता था। MiG-21 बाइसन जो है वो अपग्रेडेड वर्जन है MiG-21 का, और इसमें इंडियन एयरफोर्स में इसको इंडक्ट किया गया था 1960s में। अब देखो इंदिरा गांधी की जब सरकार थी ना, तब के ये हमारे यहाँ पर एयरफोर्स में इंडक्टेड हैं। इसके अलावा इनकी कैपेसिटी कितनी है, बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो मिसाइल्स हैं उनको भी कैरी कर सकता है ये। ठीक है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी लेटेस्ट आपको याद होगा कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक का वो पूरा मुद्दा चल रहा था, तो उसमें क्या है कि उधर से पाकिस्तान की तरफ से F-16 एयरक्राफ्ट से हमारे जो कश्मीर की तरफ है वो अटैक करने की कोशिश की गई थी। तो उस टाइम पर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, उन्होंने उस F-16 एयरक्राफ्ट जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड यूएसए से इंपोर्ट किया हुआ था पाकिस्तान के द्वारा, उसको मार गिराया था MiG-21 बाइसन का यूज़ करके। तो बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड आप कह सकते हो एयरक्राफ्ट है। बट पॉइंट क्या है, फाइटर जेट है, बट पॉइंट क्या है, ये 1960s का है और अभी केसेस भी बहुत सारे हो गए हैं। टोटल अगर 2016 के बाद में अभी तक देखें तो लगभग 27 इंडियन एयरफोर्स के ये एयरक्राफ्ट्स है ना वो क्रैश हो चुके हैं। तो अभी क्या है देखो, अब टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हो गई है, ये बहुत पुराने भी हो गए हैं। तो रिनोवेशन की बात भी की जाती है कि हाँ कुछ नए, जैसे राफेल को इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है, इंट्रोड्यूस किए भी जा चुके हैं। तो इस तरीके से क्या है, अपग्रेडेशन की नीड यहाँ पर दिखाई दे रही है। राइट, तो आगे हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं इस आर्टिकल को, आगे चलते हैं। एक्सप्लेन पेज पे एक आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि महाराष्ट्र में ऑनलाइन सिस्टम है, कैसे काम करता है, जिसमें प्रोक्योरमेंट भी होती है, खरीदारी भी हो जाती है, तो पेमेंट भी हो जाता है। ठीक है, तो ये अच्छा आर्टिकल है जिसमें देखेंगे कि जो नए 3 फार्म लॉज लाए गए हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको एक इम्प्लीमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर पहले से महाराष्ट्र में। जानेंगे इस आर्टिकल को, अच्छा आर्टिकल है, आगे देखते हैं। इकोनॉमी पेज पे हम एक ही न्यूज़ डिस्कस करेंगे, बाकी और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो ये
कि आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है वो इजराइल की फिनर्जी कंपनी के साथ में मिलकर के एक जॉइंट वेंचर लॉन्च किया है इन्होंने, और फ्यूल सेल का प्रोडक्शन किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि ग्रीन एनर्जी इंश्योर हो पाए। क्योंकि अभी हम फ्यूल किस पे डिपेंड करते हैं, क्रूड ऑयल पे, जो कि फॉसिल फ्यूल है, जिससे पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है और साथ में हमारा जो कर्जा है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। करंट अकाउंट डेफिसिट है, कैड जिसको बोलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ता है ना हमें क्रूड ऑयल को। तो उसका रिप्लेसमेंट के तौर पे फ्यूल सेल प्रोड्यूस किया जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन साथ में काम करेगी इजराइल की फिनर्जी कंपनी। इसके अलावा एक भी आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमें डिस्कस करना हो। इधर देखो ये वाला आर्टिकल जिसमें बताया जा रहा है कि यूएसए में बॉन्ड यील्ड है वो राइज हो रही है, इसके चलते क्या हो गया, स्टॉक मार्केट में फिर से डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। सिमिलरली एक नोवावैक्स कंपनी है यूएसए की, उसने एक वैक्सीन डेवलप किया हुआ है कोवोवैक्स, बोलो वो भी अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा अगस्त आते आते, ये चीज़ बताई जा रही है। इसके अलावा ये देखो एयरटेल में जो यूजर्स हैं उनके नंबर्स रिलायंस जियो से अब ज़्यादा हो चुके हैं। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में जो रिवाइज एस्टिमेट्स थे ना, उससे भी ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है। तो ये चीज़ बताई जा रही है। क्या शॉर्ट टर्म डेटा है, बिल्कुल भी काम का नहीं है इतना ज़्यादा। इधर डीजीसीए के नॉर्म्स को वायलेट करने के लिए एयरलाइंस के ऊपर जो कर्व लगाए जा रहे हैं वो चीज़ें बताई जा रही है, ठीक है। तो ये भी डिस्कस नहीं करेंगे, बस एक ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। और वर्ल्ड पेज पे मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, बाकी आप न्यूज़पेपर अपने हिसाब से देख सकते हो। अब एक एक आर्टिकल को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है कि पाकिस्तान के साथ में शांति अगर स्थापित कर लेता है इंडिया, तो इंडिया को सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में पाकिस्तान के थ्रू एक्सेसिबिलिटी इंश्योर हो सकती है। क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो कि एनर्जी रिच, रिसोर्स रिच आप कह सकते हो एरियाज़ हैं। अब उसमें कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं वो अब देखते हैं एक बार। इनमें मेजर 5 कंट्रीज़ हैं जिनके नाम है कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, किर्गिज रिपब्लिक, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। एक बार इन सब को हम मैप पे भी देख लेते हैं। ये देखो आपके सामने स्क्रीन पर है, यहाँ पर इंडिया से यहाँ से आप देखोगे ये अफ़गानिस्तान का एक छोटी सी स्ट्रिप आती है जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन से कनेक्ट होती है। उसके बाद में ये है ताजिकिस्तान, ये है किर्गिज़स्तान, ये है उज़्बेकिस्तान, ये है तुर्कमेनिस्तान और ये है कजाकिस्तान। इन पांचों को मिलाकर के बोला जाता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। एक तो ये बात हो गई। दूसरा लगे हाथ आप यहाँ पे देख लो, अरल सी यहाँ पर उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के पास में है। सिमिलरली अरल सी इधर कैस्पियन सी, इसमें तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान की बॉर्डर शेयर होती है। वैसे इसकी कोडिंग होती है कितार, KITAR, ठीक है। इसमें कजाकिस्तान हो गया और इधर तुर्कमेनिस्तान हो गया। आई जो है वो ईरान के लिए है, यहाँ पर ए है वो यहाँ पर अजरबैजान के लिए है और आर जो है वो रशिया के लिए है। तो ऐसे करके आप देख सकते हो कि कैस्पियन सी को भी। सिमिलरली सी ऑफ ओकोटस्क भी यहाँ पे मैप में देख सकते हो, जिसमें एक तरफ तो है रशिया, दूसरी तरफ है, मतलब रशिया वाला ही रीजन है ये, सखाइलिन रीजन बोला जाता है इसको, ये रशिया को जो आंसर कर रहा हूँ। इधर आप देख रहे हो क्या है, जापान। इधर सी ऑफ जापान या ईस्ट सी भी बोला जाता है, जिसमें एक तरफ तो आगे कोरियन पेनिनसुला और दूसरी तरफ है जापान। ईस्ट चाइना सी देखो यहाँ पर ये रहा, साउथ चाइना सी यहाँ पर, फिलीपींस सी यहाँ पर, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी आपको पता है, ये रेड सी आप देख सकते हो और ये ब्लैक सी है इधर, ठीक है। तो इसके साथ में लगे हाथ में मैप भी थोड़ा बहुत हो गया और आप आराम से एक बार देख लो। लेक बेकाल यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। लेक बालखोस देख सकते हो यहाँ पर कजाकिस्तान के अंदर। ओके, चलते हैं फिर से न्यूज़पेपर पे। तो इस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कहा कि बोला पीस स्टैब्लिश हो जाएगी तो सेंट्रल एशिया जो कि रिसोर्स रिच रीजन है वहाँ पर इंडिया की एक्सेसिबिलिटी आसान हो पाएगी। बट इंडिया का स्टेटमेंट क्या है भाई, टॉक और टेरर दोनों हैंड इन हैंड नहीं चल सकते। पहले आप टेररिज्म पे लगाम लगाओ। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है ना, ये पीस जो चाह रहा है, इसके पीछे मेन जो मुद्दा है, पाकिस्तान भी पीस टॉक्स ऐसे नहीं चाहता सीधा आ जाएगा उस बात पे। पाकिस्तान ने ये कहा है, बोला कश्मीर को पहले आप स्टेटहुड रिस्टोर करो और वहाँ पर जो लोग हैं उनके जो ह्यूमन राइट्स है उनको आप प्रोवाइड करो। अब आप एक चीज़ बताओ, कश्मीर जो है वो हमारा इंटीग्रल मुद्दा है। अब हमारा जो स्टैब्लिशमेंट है वो क्या सोच करके किस टाइम पर कौन कौन से राइट्स या कौन कौन से आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस प्रोवाइड करने हैं, उसके लिए पाकिस्तान से थोड़ा ना कोई अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़, पाकिस्तान टेररिज्म को कंट्रोल करे, ये मेन बात हो जाती है, ठीक है। तो टॉक एंड टेरर ये दोनों साथ में नहीं चल सकते। और रही बात
जो अभी करंट गवर्नमेंट है उनके जो स्टेटमेंट है उनके हिसाब से देखें कि जो अभी धीरे धीरे जैसे 4G जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ है वो भी रिस्टोर कर दी गई है कश्मीर के अंदर। तो पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है कि अभी भी कन्वर्जेंस नहीं है दोनों कंट्रीज़ के बीच में एकदम जिसको कहा जा सकता है। बट जो देखने वाली बात है वो ये कि कम से कम पाकिस्तान ने एक ये शुरुआत तो की है, पर इसके पीछे भी हमें पता है स्टोरी क्या है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में मेंटेन्ड है पाकिस्तान अभी भी, टेरर फंडिंग के चलते, मनी लॉन्ड्रिंग के चलते, और साथ में डर है कि कहीं ब्लैक लिस्ट ना कर दिया जाए। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि बिहार पहला स्टेट बन गया है इंडिया में जिसने एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी अपनी इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर दी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो भी मेज़ है, मकई हो गई, मोलासेस हो गए, दैट मीन्स जो एक तरीके से शुगर केन का जो आउटपुट होता है वो, या फिर ब्रोकन राइस, टूटे हुए जो किणियाँ होती है ना, छोटे छोटे चावल टूट जाते हैं वो, या फिर कोई भी सड़ा हुआ अनाज है, उसका यूज़ करके एथेनॉल प्रोड्यूस किया जा सकता है। और उस एथेनॉल का फिर यूज़ किया जाएगा फ्यूल के साथ में ब्लेंडिंग, जैसे पेट्रोल के साथ में ब्लेंडिंग कर दी, मिक्सिंग कर दी उसकी। ठीक है, बेसिकली ये नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल जो कि 2018 में लॉन्च की गई थी उसके बेसिस पे या उसी के ध्यान में रखते हुए ये प्रोविज़न अभी स्टार्ट किया है बिहार गवर्नमेंट ने। अब आपके लिए छोटी सी टास्क है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018, इसके बारे में अब आपको गूगल करना है। ठीक है, साथ में आप देखोगे इन्वेस्टर्स जो भी इन्वेस्ट करेंगे बिहार में जाकर के उनको क्या दिया जाएगा, प्रमोशन कैसे किया जा रहा है कि बोला कोई भी इन्वेस्टर अगर एथेनॉल प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करता है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से 15% तक की सब्सिडी मिलेगी जितना भी प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए तक, 5 करोड़ रुपए तक की वो फैसिलिटी मिल जाएगी। इसके अलावा जो स्टैंप ड्यूटी है उससे छूट मिल जाएगी, ज़मीन का जो लेन देन होगा, जो भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होगा उससे छूट मिल जाएगी। लैंड का कन्वर्जन कि मान लो एग्रीकल्चर लैंड को इंडस्ट्री में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उससे भी फीस में छूट मिलेगी। साथ में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो लगेगी उसमें भी छूट मिलेगी, और एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी, जिससे क्या होगा, जो आज के टाइम पे बेरोजगारी बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा कोविड-19 के बाद में, तो उसको भी कहीं ना कहीं टैकल करने का यहाँ पे काम है। इसके अलावा SC/ST इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी की बात कर लो, EBC या वुमेन या डिफरेंटली एबल्ड जो भी लोग हैं, या फिर एसिड अटैक की जो सर्वाइवर्स हैं कोई भी, उनको और ज़्यादा बेनिफिट दिया जा रहा है। वो कितना कि टोटल प्रोजेक्ट की 15.75% तक जो है वो एक तरीके से सब्सिडी प्रोवाइड करेगी सरकार, जो कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 5.25 करोड़। तो कहने का मतलब जो लोग ऑलरेडी मार्जिनलाइज हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो सरकार उनको और फेवर करना चाह रही है। ठीक है, बिहार के चीफ मिनिस्टर अभी देखो नीतीश कुमार हैं, और उन्होंने ये जो एथेनॉल का प्रोडक्शन है ना, जो कि मेद से हो, मक्के का यूज करके एथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा सके, उसके लिए लगातार 2007 से डिमांड कर रहे हैं कि हमें अलाउ कर दो कि हम एथेनॉल प्रोड्यूस कर सकें। बट अभी जब 2018 में जाकर के हमारी जो नेशनल फ्यूल पॉलिसी आई है ना, उसके बाद बायोफ्यूल पॉलिसी जो आई है उसके बाद में फिर ये अप्रूवल मिल पाया है। बिहार हमें पता है एक एग्रीकल्चर, एक एग्रेरियन स्टेट है, तो वहाँ पर ग्रेन का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है, तो वहाँ की इकोनॉमी के लिए एक बूस्ट मिलेगा कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वो वहाँ पर स्टैब्लिश होंगी, तो कितना फ़ायदा वहाँ पे किसानों को पहुँच सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एक्सप्लेन पेज से, प्रोक्योरमेंट एंड पेमेंट, हाउ वाई महाराष्ट्राज ऑनलाइन सिस्टम वर्क्स, कैसे काम करता है। देखो अभी ये बात कैसे आई है, पहले तो कंटेक्स्ट देखते हैं कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक और फिर से अपनी तरफ से एक बात ऐसी कह दी है जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया है कि जो FCI ने अभी प्रोविज़न किया ना कि अगर FCI कोई भी प्रोक्योरमेंट करता है पैडी का, मतलब चावल का या गेहूं का, तो प्रोक्योरमेंट से पहले उनको जो ई-पेमेंट मिलेगा, मतलब प्रोक्योरमेंट हो जाए, FCI खरीद ले अनाज को, तो उसके बाद में जो पेमेंट किए जाएंगे वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो बोलो उन्हीं फार्मर्स को वो इलेक्ट्रॉनिकली पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा जो कि लैंड रिकॉर्ड को डिपॉजिट करेंगे। इसमें FCI का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो ये कि मान लो एक फार्मर है, उससे किसी इंडिविजुअल A ने अनाज खरीद लिया और वो फिर बाद में FCI को अपना माल है वो बेचना चाह रहा है, तो MSP का फ़ायदा फार्मर को ना मिलके किसको हो गया, इस बिचौलिए को हो गया कि नहीं। तो इसके लिए FCI ने क्या प्रोविज़न कर दिया कि भाई जो फार्मर जो अपना खुद का अनाज बेचना चाह रहा है,
तो जो भी ग्रेन वो बेचना चाह रहा है उसके पीछे उसकी ज़मीन का रिकॉर्ड दो कि कौन सी ज़मीन से उन्होंने प्रोड्यूस किया है उस ग्रेन को। तो एफसीआई तो अपनी तरफ से लूप होल्स को पैक करने की कोशिश कर रहा है, जबकि जो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा है कि एक और फिर से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक कदम उठाया गया है जिसमें फार्मर्स के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं हार्म पहुंच सकती है, क्योंकि बोले ज़्यादातर फार्मर्स के पास में लैंड रिकॉर्ड्स की प्रॉब्लम आती है, उनके पास में डिजिटाइजेशन नहीं हो रखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी है। बट जो आप लैंड रिकॉर्ड शेयरिंग की बात करो ना, इसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी महाराष्ट्र में चल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में है ना, वहाँ पर एमएसपी वाला जो प्रोविज़न है उसकी बजाय सीधा जो काम होता है उसमें सरकार का इतना रोल नहीं है। उसमें जो शुगर मिल्स है ना, जो चीनी बनाने वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है फार्मर्स के साथ में। फार्मर्स अपने एक शुगर केन को ले जा करके उन मिल्स को दे देते हैं और एक विद इन स्टिपुलेटेड टाइम 14 दिन के अंदर अंदर उन मिल्स को उन फार्मर्स को पैसा देना पड़ता है। ओके, इसमें क्या होता है, उन फार्मर्स को अपने लैंड रिकॉर्ड को भी साथ में रजिस्टर करा के रखना पड़ता है कि हाँ हमने यहाँ पर ये काम किया और इसके बेसिस पे हमारा ये प्रोड्यूस है। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक प्रोविज़न और चलता है, ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे, ये विकास एग्रो एफपीसी है, एक विलेज लेवल पे काम कर रही है, ठीक है। तो फार्मर्स जो है ना वो यहाँ पर आ जाते हैं, सेंटर्स बने हुए हैं गाँवों के बीच में, 5-7 गाँवों के बीच में एक सेंटर, तो फार्मर्स वहाँ पे आ जाते हैं और अपना जो भी प्रोड्यूस है उसमें मेनली होता है कॉटन हो गया, देखो यहाँ पे एग्जांपल बता रहा है, जैसे कॉटन हो गया, सोयाबीन हो गई, तुर हो गई, कपास तो मैंने बता ही दिया, चना हो गया, ये लाते हैं और वो यहाँ पर आके और वो बेचते हैं यहाँ पर, ठीक है। पर बेचने के साथ साथ में इनको क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अपना, पहले अपनी लैंड रिकॉर्ड डालनी पड़ती है, अपने फार्म की लोकेशन बतानी पड़ती है और वो क्या प्रोड्यूस सेल आउट करना चाह रहे हैं। तो उससे क्या होगा, ई प्लेटफॉर्म पे एक फार्मर की रजिस्ट्रेशन हो जाती है ना, तो उनके पास फिर मैसेज आ जाता है कि भाई आप आ जाओ और आपका जो माल है वो इस सेंटर पे आके आप बेच सकते हो। इसमें क्या कैलकुलेशन देखी जाती है, वो मैसेज कब आता है फार्मर्स के पास में, इसके पीछे है एमएसपी का मुद्दा, कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएसपी रिड्यूस अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दी और मार्केट में, मंडियों में जो भाव है वो एमएसपी के नीचे मिल रहे हैं फार्मर्स को, तो उस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा कि फार्मर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है इन सेंटर्स में, जैसे कि ये विकास एग्रो एफपीसी सेंटर की बात की हमने, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही इन सेंटर्स को पता पड़ जाएगा कि एमएसपी से कम भाव में फार्मर्स जो हैं वो बेच रहे हैं अपने प्रोड्यूस को, तो ये क्या करते हैं, फार्मर्स को मैसेज भेज देते हैं कि भाई आप हमारे पास आ जाओ, हमें बेच दो ये माल। तो जैसे ही फार्मर्स के प्रोड्यूस की डिमांड हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, मार्केट में जो सप्लाई है उस पर्टिकुलर ग्रेन की, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे चना हो, चाहे तुर हो, चाहे कपास हो, ठीक है ना, तो उसकी जब सप्लाई के हिसाब से डिमांड बननी शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली मंडीज में जो दाम गिरे हुए थे वो उठेंगे कि नहीं, और जैसे ही वो मंडी में दाम उठेंगे और एमएसपी लेवल को क्रॉस कर देंगे तो ये प्रोक्योरमेंट को रोक देंगे। कहने का मतलब ये है कि इन सेंटर्स का काम क्या हो गया, यहाँ पर जो एमएसपी डिक्लेयर गवर्नमेंट ने कर रखी है उससे कम में फार्मर्स ना बेचे, फार्मर्स के पेट पे लात ना मारी जाए। तो उसके लिए लैंड रिकॉर्ड्स का जो एक तरीके से रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज़ करना, ये एक एग्जाम्पल हमारे सामने है और उसी को कहीं ना कहीं एफसीआई जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है नेशनल लेवल पे, पैडी और वीट के प्रोक्योरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। ओके, तो ये चीज़ है मेन कोर। अब देख लेते हैं आर्टिकल को थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले देखते हैं एमएसपी प्रोक्योरमेंट। पंजाब और हरियाणा में सरकार का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है पैडी और वीट के प्रोक्योरमेंट में, ठीक है, जबकि वहाँ जहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस का प्रोविज़न किया हुआ है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आप देखोगे ना तो सरकार का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर है। साथ में महाराष्ट्र में कैसे ग्रुप काम करते हैं, जैसे कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नाफेड जिसको बोलते हैं, और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम करते हैं। और साथ में इनके खुद के रीजनल सब एजेंसीज भी होती हैं, जैसे कि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, या फिर दूसरा हम देखें विदर्भा कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। तो ये क्या पकड़ते हैं,
नाफेड और सीसीआई के लिए प्रोक्योरमेंट करते हैं। और प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको तरीका बता दिया कि एमएसपी से कम अगर भाव मिल रहे हैं फार्मर्स को तो उस केस में ये प्रोक्योरमेंट करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही भाव जो हैं वो एमएसपी को क्रॉस कर जाते हैं और ऊपर बढ़ जाते हैं तब ये अपनी प्रोक्योरमेंट को कम कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से प्राइस को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं ये। दूसरी तरफ एपीएमसी, आड़तिया या फिर ट्रेडर्स, इनका रोल बहुत ही कम है महाराष्ट्र में, जबकि इधर पंजाब हरियाणा की तरफ देखें तो यहाँ पर आड़तिया और ट्रेडर्स का रोल बहुत ज़्यादा है। तो उसी आड़तिया और ट्रेडर्स के रोल को रिड्यूस करना और फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाना, उसी के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो 3 फार्म लॉज लाए हुए हैं जिनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहा है वो लाए हुए हैं। अब देखो, अब सारा काम जब ऑनलाइन हो रहा है तो कुछ ना कुछ ग्लिचेस भी आई जाते हैं, कुछ ना कुछ कमियां भी रह जाती हैं। तो उसमें ग्लिचेस की बात आ जाती है। एक तो ये कि जो एसएमएस डिलीवरी होती है ना, जो मैंने बताया आपको तरीका कि मान लो कपास की बात करें या कॉटन की बात करें तो उसके भाव जो हैं वो रिड्यूस हो गए, एमएसपी से कम भाव पे बिक पा रही है मंडियों में, ठीक है। तो उसका भाव अगर एमएसपी से नीचे चला गया तो इस टाइम पे जो सेंटर्स है जिन पे रजिस्टर करा रखा है फार्मर्स ने खुद ने जो नाफेड हो चाहे वो जैसे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई में अपने आप को रजिस्टर करा रखा है, तो सीसीआई सेंटर्स से मैसेज फार्मर्स के पास में टाइम पर नहीं पहुंचा। एक तो ये थोड़ा सा ग्लिच है। इसके अलावा जो एकदम से अचानक से जो बम्पर प्रोडक्शन हो जाता है ना कभी, जैसे क्रॉप, जैसे मान लो कि बैक टू बैक, अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है कि तुर का जो प्रोडक्शन रहा वो बहुत ज़्यादा रहा पिछले 2-3 सालों में। तो इसकी वजह से क्या हो गया, मार्केट प्राइस और भी ज़्यादा कोलैप्स कर गया, तो इसमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाई। अब वही बात है मार्केट में, देखो जिस चीज़ की सप्लाई एक्सेस में हो जाएगी ना तब जा करके फिर वही चीज़ है, रेगुलेशन इतनी ज़्यादा प्रॉपर वे में हो नहीं पाती है, ठीक है। और इसमें देखो प्रोक्योरमेंट के लिए मैसेज भेजना और फिर वो अपने प्रोड्यूस को फार्मर्स लेकर के उन सेंटर्स पे पहुंच जाते हैं और उसका पेमेंट जो है वो नेफ्ट, आरटीजीएस या अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स हैं उनके बेसिस पे उनके सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो इससे बेटर और क्या काम होगा। ये काम प्रोविज़न है वो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस जो डिक्लेयर की जाती है शुगर केन के लिए, जो शुगर मिल्स के द्वारा, तो उसमें भी यही मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसमें आप कह सकते हो कि जो सेंटर्स हैं वो काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन देखो कितना कम है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। लास्ट आर्टिकल है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और फिनर्जी, जो कि एक इजराइल बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी है। इन्होंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ में मिलकर एक जॉइंट वेंचर डिसाइड किया है और उस जॉइंट वेंचर में काम किया जाएगा फ्यूल सेल का प्रोडक्शन करना, और उसमें यूज़ किया जाएगा एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी और इंडिजीनस हाइड्रोजन स्टोरेज सॉल्यूशन। ये नाम आप ऐसे कैसे लिख लो, ठीक है ना, एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी प्लस इंडिजीनस हाइड्रोजन स्टोरेज सॉल्यूशन। इन दोनों का यूज़ करके, इन मेथड्स का यूज़ करके और बैटरीज डेवलप की जाएंगी, फ्यूल सेल तैयार किए जाएंगे। और आज आप देखोगे मारुति सुजुकी और अशोक लेलैंड, इन्होंने तो एग्रीमेंट भी साइन कर लिए हैं इस जॉइंट वेंचर के साथ में कि ये जो आईओसी फिनर्जी के साथ में एग्रीमेंट कर लिया कि भैया आने वाले टाइम पे फ्यूल सेल बेस्ड ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स लॉन्च किए जाएंगे, ठीक है। और ये एक अपने आप में एक ऑप्शन है जिसमें ग्रीन एनर्जी का काम होगा, ठीक है, पोल्यूशन बहुत कम या फिर ना के बराबर। डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।